भगवान दत्तगुरु महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भारत रत्न भारत बंजारा गढ़वैया। तो आज के संविधान के दिन के प्रोग्राम का अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं एसएम प्रधान। संविधान दिवस पर VM9 न्यूज़ की तरफ से आप सबको स्वागत है। आज हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ आईनजीबी श्री नवीन भाई चौहान हमारे साथ है। आइए उनसे पूछते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से जो संविधान दिवस मनाया गया, क्यों मनाया गया और इससे समाज को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। VM9 चैनल का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो सवाल खड़ा किया कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की क्या ज़रूरत है, देश में, देश की जनता में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम बरसों से देख रहे हैं कि आज भारत का जो प्रशासन जो चल रहा है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा है, ये सवाल हमारे ध्यान में आता है। इतने सालों से कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो सही में इनका सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो ये सभी को सवाल होगा ये, क्योंकि आज हम देखते कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है। डॉक्टर बाबा साहब ने किस समय में, किस संजोग में एक कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बाबा साहब के पास क्या था, कितना अभ्यास था, कितनी बड़ी डिग्री थी, तो ये सब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं कहता हूँ, हमें जब अंग्रेज़ सरकार थी, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों के शासन के पहले भारत में पूरे अनेक 665 जैसा राज्य थे और सभी राज्यों में अलग अलग कानून की व्यवस्था थी। सभी जगह पे वर्ण व्यवस्था थी, मनुस्मृति लागू थी। मनुस्मृति के हिसाब से उच्च वर्ण के लोगों को सज़ा नहीं मिलती थी और पूरे शूद्र समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, मिल्कियत रखने का अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार शूद्र समाज को नहीं था। तो ये मनुस्मृति पूरे हर राज्य में लागू था। तब जब अंग्रेज़ शासन भारत में शुरू हुआ, हम गुलाम बने, मगर अंग्रेज़ों ने सोचा कि यहाँ पे जो भारत की जनता है, इनको क्या क्या ज़रूरत है। तो पहले अंग्रेज़ों ने रेल, मेल ये सब लेके आए, भारत का विकास का सोचा। भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई। एक कंपनी के माध्यम से अंग्रेज लोग आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे थे, पहले कंपनी के लिए थे, धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ने उनको जो ऑर्डर किया वो हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी चलने लगी। 1776 यानी कि 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समान कानून के मुताबिक सभी को जो सज़ा होती थी समान होती थी। जैसे कि कोई गुनाह करते हैं तो कोई भी वर्ण का हो, कोई भी धर्म का हो, तो उसको सज़ा एक ही मिलती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के मुताबिक। तब उसी टाइम पे पहले कभी ब्राह्मण को सज़ा नहीं मिलती थी। ब्राह्मण अगर कोई भी बड़ा गुनाह करे, तो हत्या करे, रेप करे, बलात्कार करे, कुछ भी करे, तो उनको सज़ा पहले मनुस्मृति के अनुसार नहीं मिलती थी।
उनकी केवल चोटी काट ली जाती थी और ये सज़ा नहीं होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब रूल बनाए तो उसके रूल के मुताबिक 1776 में पहली बार ब्राह्मण को हत्या के गुनाह में सज़ा मिली तो उनको फांसी मिली। तब लोग सोचने लगे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज समान तरीके से जा रहा है, तो इसीलिए लोगों में घबराहट हो गई। खास तौर से ब्राह्मण वर्ग में घबराहट होने लगी और समान कानून चालू हुआ। ब्रिटिश ने सोचा कि भारत में हम लोग जो बात करना चाहते हैं, भारत के लोगों के पास बात करने का कोई लैंग्वेज नहीं है, तो इसीलिए ब्रिटिश ने सोचा कि भाई हम लोग भारत में एक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम शुरू करें और गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉर्ड मैकोले नाम की एक व्यक्ति को चुना जो कानून के बहुत विद्वान थे। तो डॉक्टर मैकोले ने 1834 में उसका अपॉइंटमेंट हुआ और उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि भारत जाके आप ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम शुरू करो, लोगों को पढ़ाओ, लोगों को कंपलसरी इंग्लिश सिखाओ ताकि हम लोग कम्युनिकेशन इजीली कर सके। तब जाके भारत में ये इंग्लिश कंपलसरी हो गया और लोगों को पढ़ने की एक अवसर मिला। पहले ये अवसर नहीं था। इसके बाद में जब 1835 के बाद में लॉर्ड मैकोले ने हर जिले में एजुकेशन सिस्टम दाखिल की। इसके बाद में मद्रास, कलकत्ता, मुंबई उसमें कॉलेज भी चालू किया और ये कॉलेज चालू किया, वहाँ पे भारत के लोग पढ़ने लगे, अच्छी तरह से पढ़ने लगे और इसी के कारण डॉक्टर बाबा साहब को भी ये मौका मिला। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो बंगाल में भी चालू हुआ स्कूल, मुंबई में भी चालू हुआ, तो बाबा साहब को भी पढ़ने का मौका मिला। तो एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी था, इंग्लिश भी कंपलसरी था, तो बाबा साहब पढ़ सके। फिर भी अंग्रेज़ों के टाइम में भी बार बार अनटचेबिलिटी महसूस बाबा साहब को करनी पड़ी, झेलनी पड़ी, सहनी पड़ी। बाबा साहब ने बहुत कुछ सहन किया। तो इसके बाद बाबा साहब जब पढ़े, आगे बढ़े, लंदन में जाके पढ़े, अमेरिका में जाके पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े और कई जगह पे उन्होंने पीएचडी की, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की। डॉक्टर ऑफ साइंस जो 9 साल का अभ्यासक्रम है वो उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया। भारत में से एक ही आदमी ने पूरा किया 2.5 साल में, और आज भी 2.5 साल में डॉक्टर ऑफ साइंस पूरा करने वाला वर्ल्ड में एक ही आदमी है और डॉक्टर BR अम्बेडकर है। वहाँ पे उन बाबा साहब ने ऐसी पढ़ाई की रात दिन एक करके और बार एट लॉ की डिग्री हासिल की, बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल की। बाबा साहब के पास कुल 32 डिग्रियाँ थी। इसमें बाबा साहब का एक इम्पोर्टेंट बात है वो आपको समझा दूँ। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, हम इससे उन्हों को महामानव कहते हैं। सभी के इंसान में जो ब्रेन होता है वो लेफ़्ट राइट दोनों में से कोई चलता है, और सब लोग जो माइंड चलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4% चलता है सबका माइंड। बाबा साहब का दोनों लेफ़्ट राइट दोनों माइंड चलता था। दोनों हाथों से अलग अलग लिखते थे, दोनों हाथों से अलग अलग सेंटेंस, दोनों हाथों से अलग अलग सब्जेक्ट की बात वो लिखते थे। तो इसमें बाबा साहब की मास्टरी थी। बाबा साहब के हस्ताक्षर भी बहुत अच्छे थे। बाबा साहब की लैंग्वेज भी बहुत बढ़िया थी। बाबा साहब कुल 9 लैंग्वेज जानते थे, गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, पर्शियन और बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे। तो ये सब बाबा साहब ने पूरी मेहनत करके हमारे बड़ौदा के राजा जो है गायकवाड़, इनकी शिष्यवृत्ति से वो विदेश में जाके पढ़ सके। और पढ़ने के बाद बाबा साहब को जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब को जब चेयर मिला,
वहाँ पे 300 सालों के अंदर उन लोगों ने सोचा कि 300 सालों में सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है, तो इनका रिसर्च किया। उनके बाद बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का अवार्ड दिया, एक ही 300 सालों में, और आज भी 300 साल के बाद भी डॉक्टर बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज का अवार्ड उनको ही मिला है, दूसरे को नहीं मिला है। तो ये गौरव की बात है हमारे लिए। तो बाबा साहब ने वहाँ पे इतना सारा पढ़ाई लिखाई किया, और इंडियन रूपी के इसके ऊपर भी ऐसे लिखा, पीएचडी किया, और भारत की वर्ण व्यवस्था पे स्टडी किया। भारत में जितने भी धर्म है वो 21 साल की उम्र में डॉक्टर बाबा साहब ने पूरे धर्म का अध्ययन किया। तो ये हमारे बाबा साहब थे। और बाबा साहब जब भारत में पढ़ के आए तब बाबा साहब को एक बार साइमन कमीशन मिला। साइमन कमीशन ने पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब, आप इतने पढ़े लिखे, आपके समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? हम लोग यहाँ साइमन कमीशन के रूप में एक प्रतिनिधि मंडल आए हैं, वो चाहते हैं कि भारत के विकास की परिस्थिति, भारत को कैसे बनाया जाए। तो बाबा साहब ने जब वोटिंग की बात हुई तो बाबा साहब ने बोला कि आप पहले किस को मिल के आए? तो साइमन कमीशन ने कहा कि हम गांधी को मिल के आए हैं। गांधी जी ने बोला कि भाई भारत के सभी नागरिकों को मत के लिए क्या प्रोविज़न करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जो भारत में जितने भी राजा है, जितने भी राज्य के राजा है, उनको मत का अधिकार होना चाहिए। ये बाबा गांधी का अभिप्राय था। इसके बाद में दूसरा अभिप्राय था कि जो पढ़े लिखे हैं वही वोट करे तो अच्छा है। तीसरा अभिप्राय उनका था कि जो प्रॉपर्टी पे टैक्स बढ़ते हैं उनको, तीनों की 3 शर्तें रखी गई कि एक प्रॉपर्टी पे टैक्स बढ़ते हैं तो उनको अधिकार देना चाहिए, राजा को अधिकार देना चाहिए, और 8वीं कक्षा तक पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक तर्क वितर्क की शक्ति होती है। फिर बाबा साहब के पास आए तो बाबा साहब ने बोला कि देखो, ये गांधी ने बताया, मगर हमारे भारत में SC ST OBC शूद्र समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं है, तो वो कहाँ से मत देगा? उनको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार ही नहीं है, वो टैक्स कहाँ से भरेगा? और रही बात, हम तो राजा बन ही नहीं सकते, इसीलिए तीनों शर्त नाबूद करना पड़ेगा। मेरा अभिप्राय है कि 18 साल की उम्र का कोई भी भारतीय पब्लिक है, भारतीय नागरिक है, उनको अधिकार दो। तो बाबा साहब की बात मानकर साइमन कमीशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास उनका रिपोर्ट रखा। बाबा साहब को SC फेडरेशन के प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें राउंडी कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया। तभी गांधी जी भी गए थे और भी सारे गए थे, मगर बाबा साहब ने राउंडी कॉन्फ्रेंस में 1930 में बाबा साहब ने 1.5 घंटे का लेक्चर दिया और सभी बातें बताई कि भाई आप ब्रिटिश में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से चलते हो और भारत को गुलाम बना के रखते हो। तो ये आर्गुमेंट हुआ, और जब आर्गुमेंट हुआ तो वहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे और वहाँ के मैकडोनल्ड थे, ये सब जितने भी बुद्धिमान लोग थे और सत्ता पे थे, उन लोगों ने सोचा कि भारत को हमें आज़ाद करना चाहिए। इसीलिए 1927 में पहली बार हमको ऑफ़र मिला था कि भाई हम आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं, मगर आप पहले देश को कैसे चलाएंगे वो बताइए। आपके पास कोई कानून है क्या? संविधान है क्या? संविधान, सम यानी कि इक्वल, विधान यानी कि लॉ, संविधान आपके पास है क्या? तब हमारे पास ऐसा कोई सक्षम समर्थ व्यक्ति नहीं था,
कि जो संविधान बना के दे सके। तो 1927 में जो ऑफर मिला था हमको स्वतंत्र करने का, वो फेल हो गया। इसके बाद में 1930 में मिला, वो भी फेल हो गया। इसके बाद में भी मिला। फिर इसके बाद में जो हमारे उस टाइम पे जो गवर्नर थे, तो गवर्नर के जाने वो चेंज हो गए, और उसके बाद में जो गवर्नर आए चर्चिल के बाद में, तो उन्होंने भी सोचा कि भारत को हमें स्वतंत्रता देनी है, मगर भारत अगर संविधान तैयार कर दे तो ठीक रहेगा। तो तब वहाँ पे BN राव करके विद्वान दारा शास्त्री से, उन्होंने सोचा कि अभी गांधी जी ने उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी इनके सिर पे आई, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सके। उन्होंने एक शिष्टमंडल बनाया, और इस शिष्टमंडल का ड्यूटी था विदेश में जाके एक्सपर्ट को अपॉइंट करना। तो एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए वो ब्रिटिश में जाते हैं। वहाँ पे जाके वहाँ के एक विद्वान दिग्गज प्रोफेसर है, उनको मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, मगर एक प्रोफेसर को मिलते हैं फिलिप्स जिनिंग करके। तो उनके साथ में डिबेट होती है। तो उन्होंने बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सकते हैं, मगर इनके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। आपके भारत के कस्टम, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, ये सब रीति रिवाज, ये सब देखना पड़ेगा, और बहुत सारा स्टडी की ज़रूरत है। तो हम लोग जिनकी सलाह लेते हैं वो भारत का ही पंडित है, बहुत विद्वान आदमी है। हम इनका अभिप्राय लेते हैं, हम इनसे पूछते हैं, कहीं लोग देशों के संविधान बनाने में उन्होंने मदद की है, तो आप इनसे ही पूछिए ना। तो कौन है वो? तो है डॉक्टर BR आम्बेडकर। तब जाके ये शिष्ट विधान समिति जो थी वो वहाँ से लंदन से वापस आई। जवाहरलाल नेहरू और गांधी को समझाया कि भाई आप इनके ऊपर विचार करिए। आखिर संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब को सौंपी गई। संविधान का दूसरा मतलब रिपब्लिकन ऑफ इंडिया भी है। वो बाबा साहब ने जो भारत के लोगों को सत्ता दिया, तो ये रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, ऐसा भी इसका नाम पहले था। फिर इसके बाद में बाबा साहब ने सोचा कि मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। पार्टी आगे बढ़े और इन लोगों तक पहुँचे और लोगों को हक और अधिकार मिले, इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काम करना चाहती थी। मगर इनके पहले जब बाबा साहब का देहांत हो गया, तो काम अधूरा रह गया। इसके बाद में कई लोगों ने, हमारे जितने SC ST OBC के लोग थे, कई विद्वान लोग थे, उन्होंने पार्टी बना के आगे चलाने की कोशिश की, मगर वो लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए आगे नहीं चला पाए। आखिर में 2023 को बड़ौदा में संकल्प दिन का प्रोग्राम होता है। वहाँ पे भीमराव यशवंतराव आम्बेडकर साहब ने संकल्प भूमि पर संकल्प लिया कि बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई थी उसको आगे हम बढ़ाएंगे, और लोगों का जो हक और अधिकार आज वंचित हो गए, तो ये हक और अधिकार से हम दिलाने की कोशिश करेंगे, दिला कर ही रहेंगे। इसीलिए वहाँ स्लोगन लिया, पार्टी स्टार्ट हुई। हमने पहले भारत के इलेक्शन कमीशन में पार्टी को रजिस्ट्रेशन करने का अप्लाई किया, मगर
पार्टी 16 जैसी पार्टी थी, इसलिए हमको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम नहीं मिला, तो ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम मिला। बाद में हमने लड़ाई चालू रखी तो हमको रिपब्लिकन ऑफ पार्टी इनटू ब्रैकेट भीमराव अंबेडकर ऐसा नाम हमको मिला। तो अभी हमें ये पार्टी का घर घर ले जाना है, चलाना है, समझाना है, लोगों के हक और अधिकार जो छीन गए हैं वो वापस लाना है। बाबा साहब का मिशन जो है कि भारत का एक एक नागरिक, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, सब आगे बढ़े, भारत का विकास हो, तो इसके लिए बाबा साहब आगे बढ़ते रहे और हम बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यही मैसेज है मेरा कि सब पार्टी में जुड़े, पार्टी को आगे बढ़ाए, मिशन को समझे, पार्टी को समझे, और जो भी पार्टियां आज चल रही है किस तरह से चल रही है, तो ये दुख की बात है कि आज मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे माइनॉरिटी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव संसद में नहीं है। ये तो बाबा साहब की देन है कि 131 संसद एससी और एसटी से जाते हैं, मगर हमारी बात वहाँ पे पूरे लोग नहीं कर पाते। अगर वो चाहे तो भारत देश का कल्याण हो सकता है, एससी का कल्याण हो सकता है, एसटी का कल्याण हो सकता है, भारत देश का कल्याण हो सकता है, मगर 131 सांसद हमारे रिजर्वेशन से चुन के गए, वो लोग अगर एक होके आवाज़ उठाए तो मेरा पक्का मानना है कि हम लोग, अरे मैं तो वहाँ तक कहता हूँ कि 131 सांसद को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की नाम से वो चुन के गए, बाबा साहब ने रिजर्वेशन पॉलिसी दिया, वहाँ से चुन के गए। तो इनकी ड्यूटी बनती है कि रिपब्लिकन पार्टी में आए, जुड़े और जनता का काम करे, भारत का काम करे, भारत का विकास करे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू सर, धन्यवाद।